नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव पर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कहा, बिना ओबीसी आरक्षण की होगा निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों को देंगे आरक्षण, उसके बाद कराएंगे चुनाव, जरूरी हुआ तो जाएंगे उच्चतम न्यायालय। देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड तैयारियों की जायजा लेने के लिए हुई मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल का किया निरीक्षण। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों को दिए आवश्यक निर्देश। और अब खबर विस्तार से। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जहां कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है, जहां न्यायालय ने राज्य सरकार के निकाय चुनाव के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार इस निर्णय का अध्ययन कर रही है और विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निर्णय जो हुआ है वो ये है कि 5 दिसंबर 2022 का जो आदेश है सरकार का, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, उसको निरस्त कर दिया है उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने कहा है कि निकायों के चुनाव तुरंत कराए जाएं और जो सीटें ओबीसी के लिए अभी तक रिजर्व की गई थी उन सबको अनरिजर्व डिक्लेयर किया जाए और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन इस चुनाव में दिया नहीं जाएगा। कमेटी गठित करने की बात की जा रही है। कमेटी गठित करने की बात है कि जब ये जो मौजूदा कार्यकारिणी चल रही है निकायों में, उनका कार्यकाल जब कंप्लीट होगा तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी है वो उसके मेंबर होंगे। और एक तीसरा मेंबर होगा स्टेट गवर्नमेंट का, इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नॉमिनी कोई ऑफिसर होगा। और ये 3 लोग मिलकर के काम करेंगे, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, सिर्फ डे टू डे वर्किंग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ के बाद इस मामले में एक ट्वीट कर जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है, उसको लेकर संबंधित विभाग के मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जहां प्रदेश की योगी सरकार बिना ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। पहले भी 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया था, इसे जारी रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी।
उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। आज देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोविड-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज देश भर में कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की जा रही है, जहां लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने कोरोना वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और कोरोना की तैयारियों के संदर्भ में स्टाफ को निर्देशित भी किया। कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रातःकाल 10 बजे से पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहां हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया है। कोविड की तैयारियों के मद्देनजर हमारे साथ डायरेक्टर बलरामपुर मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, और आज उप मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया आपकी तैयारियों का? जी, पूरे प्रदेश में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जो जहाँ कोविड हॉस्पिटल थे, इसी क्रम में हमारे बलरामपुर हॉस्पिटल जो पूर्व में भी कोविड हॉस्पिटल था, उसका भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्वयं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आकर यहाँ पर मॉक ड्रिल का
देखा। सामान्य अस्पताल भी यहाँ पे चलता है, अगर कैसे लक्षण यहाँ पाए जाते हैं रोगियों में तो उनकी जांच की क्या कुछ व्यवस्था रहती है? जी। हाँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जो लक्षण युक्त व्यक्तियों की जांच की पूरी व्यवस्था है। रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं और RT-PCR टेस्ट भी होते हैं, तो वो पूरी लैब है हमारे पास। बिल्कुल, कोरोना की जो चुनौतियां हैं उनके मद्देनजर बलरामपुर अस्पताल में तैयारी की गई है। यहाँ पर आज मॉक ड्रिल किया गया है और यहाँ पर जो भी जिन मरीजों के अंदर लक्षण हैं उनकी जांच की भी यहाँ पर पर्याप्त सुविधा मुहैया है। यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर ब्रजेश पाठक आए थे, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने यहाँ की तमाम तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पर वार्ड्स देखे, बेड्स देखे, ऑक्सीजन प्लांट को भी उन्होंने देखा और कहा कि कोई भी चुनौती है उसके लिए तैयार है, हम घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। अविनाश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोविड के खतरे को देखते हुए बाराबंकी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में कोविड से निपटने को लेकर आज एक साथ 5 बड़े कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां मॉक ड्रिल के दौरान विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता देखी गई, जहां आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, ICU बेड, वेंटिलेटर बेड, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तथा आयुष डॉक्टरों के बारे में भी जानकारी ली गई। आपात स्थिति में एम्बुलेंस की उपलब्धता को परखा गया, जहां निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर रेणु वर्मा ने बताया कि कोरोना की तैयारियों को लेकर आज बाराबंकी जिले के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल के माध्यम से कोविड तैयारियों को परखा गया। पड़ोसी देशों में कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, जैसे चीन, जापान, ब्राज़ील जैसे देश में, US जैसे कंट्रीज़ में कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। अभी हमारी कंट्री में ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ना किसी को पैनिक होने की इसमें आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में बहुत स्थिति कंट्रोल में है। हमारे बाराबंकी जनपद में विगत 1 महीने से कोई भी केस नोटिफाई नहीं हुआ है। सरकार से निर्देश मिले हैं ड्रिल करने की। मॉक ड्रिल में हमारे यहाँ जो PSA प्लांट्स लगे हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं, उनकी स्थिति परखी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट्स की रेडीनेस क्या है, वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो हमारे जनपद में अभी तक 6 ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल में, 1 फीमेल हॉस्पिटल में, 1 100 बेडेड सिरोही हॉस्पिटल में और 1 फतेहपुर और सिद्धौर में 1 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है। सभी जगह सारे ऑक्सीजन प्लांट्स क्रियाशील। और अब खबर वाराणसी से। वाराणसी में कोविड की तैयारियों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया, जहां मॉक ड्रिल में पूर्वाभ्यास किया गया, जिससे कोविड मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराया जा सके। इस मॉक ड्रिल में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सही पाई गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान में हमारे पास सभी सुविधाओं से युक्त 21 वार्ड का आइसोलेशन बेड पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही 40,000 लीटर ऑक्सीजन की हमारी क्षमता है, इसे और बढ़ाया जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार के जितने निर्देश हैं और आज की डेट में हमारे पास जो है 21 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, सभी सुविधाओं के साथ में, जिसमें कि वेंटिलेटर्स भी लगे हुए हैं और जो भी और आवश्यक जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे लगे हुए हैं। और जैसे ही अगर कोई चीज़ एस्केलेशन होता है इस पेंडेमिक का, तो हम लोग तुरंत जो है एक 100 बेड का आइसोलेशन हमारा तैयार रखा हुआ है, जिसमें कि अभी हमारे रूटीन मरीज हैं उनको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाएगा और करके उसको सुविधा को चालू कर दिया जाएगा। हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तकरीबन हमारे पास ICU में 60 बेड एक तरफ हैं, 2 फ्लोर्स के बीच में। टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी 100 बेड्स की। बदायूं जनपद में भी कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए की गई तैयारियों का मॉक ड्रिल के माध्यम से जायजा लिया गया।
जिलाधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर युक्त बेड और दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। कोविड के अस्पतालों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसमें सबसे प्राइमरी चीज जो है वो है ऑक्सीजन प्लांट का। तो प्लांट को संचालित करके चलाया जा रहा है और जब लोगों ने उसका निरीक्षण किया है तो वो पर्याप्त प्रेशर और उसमें जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो संतोषजनक स्तर पर है और उसका इस अस्पताल में उसका निरंतर प्रयोग हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो वार्ड्स की बेड्स की उपलब्धता है वार्ड्स में, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। साथ ही जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं कोरोना मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो मेडिसिन पार्ट हो, चेकअप हो, क्वारंटीन की व्यवस्था हो, ये सारे मॉकड्रिल के अंग हैं। तो आज उसके तहत ही कार्रवाई की जा रही है। अभी तो हॉस्पिटल में नॉर्मल सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कोविड की प्रिपेयर्डनेस के लिए आज जो है मॉकड्रिल हुआ है, जिसमें पूरी टीम ने निरीक्षण किया, ये देख लिया बेड वेंटिलेटर फंक्शनल है, ये देख लिया उसके जो भी एक्सेसरीज हैं हमारे पास अवेलेबल है, दवाइयाँ हमारे पास कोविड की पर्याप्त मात्रा में है। हमने चिकित्सकों की और पैरामेडिक्स की टीम भी बना दी है कि अगर ज़रूरत पड़ती कोई भी एक मरीज भर्ती होता है तो तुरंत हम उस वार्ड को एक्टिवेट कर लेंगे और उसमें उनके प्रॉपर ड्यूटी लग जाएंगी। व्यवस्था हमारी पूरी तरह से तैयार है। बरेली में G20 समिट को लेकर डिग्री कॉलेज छात्र और प्रोफेसर ने योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। जिन छात्राओं ने इस मुद्दे पर अच्छी प्रस्तुति दी, उनका स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत चयन किया गया। इन छात्रों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये छात्र G20 समिट में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके तहत मोबाइल और टैबलेट बांटे गए थे पहले। उसी क्रम में ये है कि जब ये मौका मिला है कि भारत में G20 समिट का आयोजन हो रहा है, तो क्यों न उत्तर प्रदेश सरकार भी यूट्यूब एक्सेस के माध्यम से अपना आपको शोकेस करें। उसके लिए उत्तर प्रदेश के 10 बड़े कॉलेजेस को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से हर एक कॉलेज से 5 छात्र छात्राएं और 2 फैकल्टी मेंबर्स पहले चयनित होंगे और उनकी 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्रपोज से अभी जनवरी के सेकेंड वीक में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर A.K. त्यागी ने प्रेस को बताया कि काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह 31 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। जहां कोरोना की संभावित चुनौती को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को ही बुलाया गया है। कार्यक्रम को दिखाने के लिए 2 जगह LED के माध्यम से व्यवस्था भी की गई है। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि जो विद्यार्थी जिनको इस बार डिग्री मिलने वाली है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही साथ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और बदलते परिवेश में जैसे कि अभी फिर से कोविड की प्रॉब्लम आ रही है, हमारी लिए उनकी सुरक्षा भी सब सर्वोपरि है। तो डिग्री वितरण के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए तो जो हमारे पास नॉर्मल लॉज होते हैं वही हम अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दीक्षांत समारोह है, इसके साथ ही साथ बीच में हमारे पास जो है शीतावकाश भी है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि अब एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, 5 दिन का कार्यक्रम है, तो ऑब्वियसली क्लासेस को ऑफ करना होगा। इसी तरह शीतावकाश में भी क्लासेस ऑफ रहेंगे। तो जो ये प्रॉब्लम है, ये तो अभी आपको ऐसे टेम्परेरी दिख रही है, क्योंकि शीतावकाश में भी बच्चे नहीं होंगे, उसके तुरंत बाद चुनाव हो जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कोई परेशानी हो। प्रयागराज में राष्ट्रीय विद्या एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद में 30वां राज्य स्तरीय आयोजन पतंजलि ऋषिकुल स्कूल में आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के 37 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। 21 प्रतिभागियों को उनके शोध पत्रों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करना था। हम लोग ये नहीं चाहते कि जितने बच्चे इसमें भाग लें वो सब वैज्ञानिक बन जाएं। न तो ये
पॉसिबल है और न ये डिज़ायरेबल है, क्योंकि हमें समाज में सभी लोगों की ज़रूरत है, शिक्षकों की, डॉक्टर्स की, किसान की और बाकी सब लोगों की। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति का जो सोच है वो वैज्ञानिक हो। एक साइंटिफिक टेम्पर देश के हर आदमी में होना चाहिए, और अगर ये होगा तो हमारे समाज की भी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में वो मेथड ऑफ साइंस सीखते हैं, विज्ञान का सोच सीखते हैं, विज्ञान का तरीका सीखते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है, बिकॉज इससे हमारे बच्चों के जो भविष्य को बनाने में और उनके एक जागृता और जिससे जागृति को बनाने में बहुत सहायक होता है। बच्चे नए नए तरह के प्रोजेक्ट सीखते हैं और एक तरह की कॉम्पिटिटिव भावना आती है ताकि वो अच्छा से अच्छा प्रयोग कर सकें। क्या है कुछ ऐसा जिसमें जो हम सोच सकते हैं, हम कर सकते हैं, पर वो हम फिर भी नहीं कर रहे हैं? कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से जो यील्ड प्रोडक्शन है वो इतना कम हो रहा है। तो मैंने वही दिखाने की कोशिश की कि हम उसे यील्ड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे जो कीट की परेशानी होती है, कई तरह की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं, हमें अलग अलग तरह से उनको देख। पत्र सूचना कार्यालय ने सोनभद्र के दुधी में ग्रामीण पत्रकारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जहां वार्तालाप के माध्यम से पत्रकारों के सवालों का विस्तृत जवाब दिया गया। इस अवसर पर कई पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़ी तमाम बारीकियों की जानकारी दी गई। DBHU पत्रकारिता विभाग के प्राध्यापक बाला लखेंद्र, दूरदर्शन के प्रतिनिधि सुनील तिवारी सहित वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश द्विवेदी द्वारा समाचारों की पारदर्शिता और इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़ी तमाम बारीकियों को आए हुए क्षेत्रीय पत्रकारों के साथ साझा किया गया। पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी की ओर से आज दुधी में ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। यह वार्तालाप कार्यक्रम 2 सत्रों में आयोजित हुई। प्रथम सत्र में जहां केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों, कार्यों और योजनाओं के बारे में चर्चा की, वही दूसरे सत्र में किस तरह से जनहित की पत्रकारिता की जाए और पत्रकारिता की बारीकियों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में दुधी तहसील के तकरीबन 60 के करीब पत्रकार बंधु लोग हिस्सा लिए। इस दौरान पत्रकार बंधु ने भी अपनी बातें रखी और साथ ही साथ PIB की ओर से जिस तरह की सुविधाएं पत्रकारों को उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में भी जानकारी साझा की गई। दुधी DR पैलेस में PIB द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए था। इसमें सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको बताया गया, पूरी विस्तार से लोगों को जानकारी दी गई। और इसके अलावा जो पत्रकार हित में जो कार्य हैं और पत्रकारों की क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनको सूचना संचालन में जो सहयोग मिलना चाहिए था उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई। यह योजना एक अच्छी योजना है और मैं तो चाहता हूं कि यह जो है लगभग हर दूसरे तीसरे साल में आयोजित किया जाना। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से आजमगढ़ के कृषकों को फायदा मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रवासी श्रमिक विपिन सरोज मशरूम के उत्पादन से आत्मनिर्भर हुए हैं। कृषि विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RP सिंह ने बताया कि नासिक से आए प्रवासी श्रमिक विपिन सरोज मशरूम का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश में इन्होंने इसका उत्पादन किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। ये दूसरे किसानों के लिए भी अब प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। विपिन बिहारी जी जो पूर्व में नासिक में एक श्रमिक के रूप में काम करते थे, यहाँ वो आए और संपर्क किए और उन्होंने मशरूम के क्षेत्र में जो है उद्यमिता स्थापित करने के लिए अपनी रुचि जो है वो दिखाई थी। तो हम लोगों ने उनका विधिवत जो प्रशिक्षण यहाँ चलता है 5 दिन का, वो प्रशिक्षण में उनको हम लोगों ने प्रतिभाग कराया। और आज विपिन बिहारी जी केवल आजमगढ़ जनपद में ही नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल में और अन्य राज्यों में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। उनके कई ऐसे चैनलों पे उनके ये वीडियो जो वो काम कर रहे हैं इस तरह का लोगों ने दिखाया है। और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भी उनकी जो सफलता की कहानी है वो बनाई गई है। पहले हमने जो मशरूम की खेती शुरू किया और दूसरे से ट्रेनिंग लेकर सीख के किया
आज जो कि हम दूसरों को अपने ज़िले में नहीं दूसरे ज़िलों में भी जो 10 से 20 लोगों को हर साल जो कि ट्रेंड कर रहे हैं मशरूम की खेती के ऊपर। और हमें जो कि दिल्ली पूसा कृषि अनुसंधान वहाँ से जो कि बुलाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, जो किसी उद्यमी किसान है जो ज़िले में अच्छा काम कर रहा है। तो हम जो कि मशरूम 10 किसानों में जो कि हम भी चयन हुए थे और मशरूम के ऊपर ही हमको बुलाया गया था कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं। और हम वहाँ पे गए थे, प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन में हम लोग शामिल हुए थे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई, जिसके सड़क और रेल यातायात प्रभावित भी हुआ। जहां मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में सुबह से कोहरा छाया रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान राजधानी में 8 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है। बढ़ती ठंड के चलते बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ में कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आगरा, मुरादाबाद के मंडलों के जिलों में भी लगभग यही हाल है। जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सोमवार को उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात हुआ, जिस कारण तापमान कई जगहों पर माइनस में पहुंच गया है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव पर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कहा बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों को देंगे आरक्षण, उसके बाद कराएंगे चुनाव। जरूरी हुआ तो जाएंगे उच्चतम न्यायालय। देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड तैयारियों की जायजा लेने के लिए हुई मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल का किया निरीक्षण। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों को दिए आवश्यक निर्देश। समाचारों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।